Recording in progress. ठीक है, देखना इधर ध्यान से। स्टेशनरी वेव्स के केस में इस तरह से इसको मैं नोड लेके चल रहा हूं, इसको भी मैं नोड लेके चल रहा हूं, तो ये दोनों पॉइंट परमानेंटली रेस्ट पे रहेंगे। नोड्स आर दोस पॉइंट्स जहां पे वो जो दो उल्टे डायरेक्शन में वेव्स आ रही थी उनका सुपरपोजिशन कैसा था, डिस्ट्रक्टिव। तो ये दोनों पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहेंगे। और भी बीच में नोड्स हैं, इस तरह से ये पैटर्न हमने बनाया लाइक दिस, और इसके t/2 सेकेंड्स के बाद पैटर्न ऐसा होगा। ये मैं अब आपको डायरेक्ट स्टेशनरी वेव ही दिखा रहा हूं 3 अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर। एक टाइम इंस्टेंट पर रस्सी का शेप ऐसा साइन कर्व जैसा होगा, ठीक है। दिस एम्पलीट्यूड एट द एंटी नोड विल बी हाउ मच, इट विल बी 2a। उसके t/4 सेकेंड्स के बाद ये पार्टिकल्स सारे नीचे आ जाएंगे, ये सारे पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे, रस्सी की शेप ऐसे हो जाएगी t/4 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। और t/4 सेकेंड्स के बाद ये वाले पार्टिकल नीचे यहां पहुंच गए तो रस्सी की शेप निगेटिव ऑफ साइन कर्व जैसी हो जाएगी, ठीक है। दिस पॉइंट इज एंटी नोड, दिस पॉइंट इज नोड। नोड से नोड यानी एक पर्टिकुलर लूप की लेंथ हमें कितनी दिखाई देगी, λ/2। ये जब बहुत तेज होगा ऐसे जल्दी जल्दी, जैसे मैं अपने हाथ को ही ऐसे मूव करा रहा हूं तो मेरा हाथ एट अ टाइम आपको कई जगह पे दिख रहा है, तो ऐसे ही ये रस्सी भी आपको लूप में वाइब्रेट होती हुई दिखेगी। बट एक गिवन टाइम पर तो रस्सी का एक पार्टिकल एक ही पर्टिकुलर जगह पे होगा ना, तो एक गिवन टाइम पे रस्सी की शेप ऐसे होगी, उसके t/4 सेकेंड्स के बाद ऐसी होगी, उसके और t/4 सेकेंड्स के बाद ये नीचे की ओर, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें स्टेशनरी वेव को एक प्रोग्रेसिव वेव के साथ, दिस इज y वर्सेस x, ये मान लो प्रोग्रेसिव वेव है, ऐसे इस तरह से ये प्रोग्रेसिव वेव है। दिस वेव इज प्रोपगेटिंग लेट्स से टुवर्ड्स राइट। पहला डिफरेंस आप क्या कह सकते हो, पहला डिफरेंस आप कह सकते हो कि यहां पर सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर एक साथ आते हैं। जैसे अगर मैं ये पार्टिकल को ले लूं, इसको ले लूं, पार्टिकल को, इसको ले लूं, इसको ले लूं, ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना ही है। कल वाली क्लास में हमने देखा था y इज 2a साइन kx साइन ओमेगा टी अगर है, या कॉस जो भी लगा लो, ये एम्पलीट्यूड होता है। अब इस रस्सी के अलग अलग पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग होगा, वहां पे सबका एम्पलीट्यूड सेम है। ये वाला पार्टिकल इस वक्त a डिस्टेंस पर है, इसके बाद ये वाला पार्टिकल भी ऊपर पहुंचेगा, लेकिन स्टेशनरी वेव में ये पार्टिकल अब इससे ऊपर और नहीं जाएगा, ये अब यहां तक आ चुका है, ये वापस नीचे उतरेगा। अगर मान लो ये 2a डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लो a/2, तो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड a/2 ही है। तो अगर मैं इस पार्टिकल को और इस पार्टिकल को देखूं तो इन दोनों का मोशन ऐसा होगा, ये एंटी नोड वाला है, ये वो वाला है जिसका एम्पलीट्यूड a/2 है, ये मीन पोजीशन पे एक साथ होंगे। मीन पोजीशन पे कौन सबसे तेज चल रहा होगा, एंटी नोड वाला। ये 2a डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ये a/2 ऊपर जाएगा, ये वापस 2a नीचे आएगा, ये वापस a/2 नीचे, मीन पोजीशन पे फिर मिलेंगे। यानी ये दोनों पार्टिकल्स एक साथ एसएचएम कर रहे हैं, बट इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अब इमेजिन करो, एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, एक का 20 सेंटीमीटर या 30 व्हाटएवर, है ना। ये दोनों ऐसे एसएचएम कर रहे हैं, ये 5 ऊपर गया, ये 30, ये वापस आया, दोनों वापस एक साथ आए, फिर निगेटिव में ये 5 नीचे गया, उतनी देर में 30 नीचे गया, दोनों एसएचएम एक साथ कर रहे हैं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच व्हाट इज द फेज डिफरेंस, हम आंसर देंगे 0। कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये एक साथ एसएचएम कर रहे हैं, एक साथ, बस एक का एम्पलीट्यूड बड़ा है, एक का एम्पलीट्यूड छोटा है, उससे क्या हो गया। लेकिन यहां पे इसके और इसके बीच फेज डिफरेंस है, ये अभी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, नीचे उतरेगा, ये एक्सट्रीम पर जाएगा। यहाँ पे सबका एम्पलीट्यूड a है, वहां पे सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग। नोड का एम्पलीट्यूड कितना, 0, एंटी नोड का कितना, 2a, बाकी सारे पार्टिकल्स का 0 से 2a के बीच, ये एम्पलीट्यूड है 2a साइन kx, ठीक है। तो लिखो डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव। अरे बेटा, तो नया डायग्राम बना दिया, उसमें क्या हो गया अभी।
है ना। जंक्शन जंक्शन नहीं बेटे, ये अब ये मैंने दो कंपोनेंट वेव्स नहीं दिखाई, ये मैंने अब स्टेशनरी वेव की ही शेप दिखाई। दिस इज नॉट, ये स्टेशनरी वेव ही अलग अलग टाइम पे, वो डायग्राम अलग है। वहां पे मैंने तीन वेव्स दिखाई थी, दो कंपोनेंट वेव्स और उनकी रिजल्टेंट स्टेशनरी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ रिजल्टेंट वेव दिखा रहा हूं, ठीक है। वो दोनों कंपोनेंट वेव्स अब हम नहीं दिखा रहे, ठीक है अनुष्का, समझ आ रही बात बेटे। अब ये नोड है यहाँ पे, ये पॉइंट फिक्स है, ऐसे ये फिक्स रहेगा। ये रस्सी की ही शेप है अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पर। देखो एक बारी फिर से, कल वो जो डायग्राम बनाया था वो ऐसा था, लेट्स से इस तरह से मैं ऐसे बना देता हूं। ये एक प्रोग्रेसिव वेव थी, ध्यान से समझ लो इसको ना, ये एक प्रोग्रेसिव वेव थी। देख बेटे अनुष्का ध्यान से, ये एक प्रोग्रेसिव वेव थी। मैंने जानबूझ के, कल मैंने डायग्राम यहां से बनाया था, आज मैं जानबूझ के थोड़ा इसको पीछे कर दे रहा हूं, साथ साथ आपका डाउट क्लियर हो। यहां पे मैं अब तीनों वेव्स दिखाऊंगा, वो दो प्रोग्रेसिव वेव्स भी जिनके मिलने से ये स्टेशनरी वेव बन रही है ना, और रिजल्टेंट वेव भी। एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वाली ब्लैक वाली वेव जा रही थी राइट को, ठीक, रेड वाली वेव लेफ्ट को जा रही है, और उस वक्त रेड वाली वेव ऐसे थी, लाइक दिस। ये रेड वाली वेव है, आ रही बात समझ में, ये किधर जा रही है, लेफ्ट। इन दोनों का सुपरपोजिशन क्या देगा, स्टेशनरी वेव। तो वो स्टेशनरी वेव मैंने मान ले यहां से प्लॉट करना शुरू किया। भाई x इक्वल टू 0 कहां लूं, ये तो मेरी मर्जी है ना। यहां ले लो x इक्वल टू 0, यहां ले लो, यहां ले लो, मेरी मर्जी है। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो इस वक्त रस्सी तुम्हें ऐसी दिखाई देगी, लाइक दिस, ऐसे दिखेगी रस्सी। तो वो डायग्राम मैंने यहां पे बनाया, ये रस्सी दिखाई मैंने, स्ट्रेट ऐसे रस्सी दिखा दी। कल मैंने डायग्राम यहां से शुरू किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मूवमेंट के t/4 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, इस मूवमेंट के t/4 सेकेंड्स के बाद वो डायग्राम हमें अलग से बनाना पड़ेगा। यहां नीचे ये ब्लैक वाली वेव t/4 मतलब λ/4 आगे चली जाएगी, तो ये वाला पीक मीन पे आ जाएगा, ये वाला मीन पीक पे चला जाएगा, है ना। तो और t/4 सेकेंड्स के बाद ये ग्राफ कैसा बना था, यहां पे हम तीनों दिखा रहे हैं। एक्चुअल में आप देखोगे रस्सी को तो तुम्हें खाली ग्रीन वाली वेव दिखाई देगी, इन दोनों का मर्जर हो चुका है, ये दोनों मर्ज होके, इट्स लाइक तुमने दो कलर मिला दिए, अब तुम्हें रिजल्टेंट कलर दिखेगा, कुछ ऐसा समझो। अब ये तुम्हें तीन तीन नहीं दिखाई देंगे, यहां पे तुम्हें सिर्फ ग्रीन कलर वाली रिजल्टेंट वेव दिखाई देगी। मैंने यहां रिजल्टेंट वेव दिखाई थी, ठीक। सो और t/4 टाइम के बाद ये रेफरेंस लाइन से ऐसे बना ली, आपको डायग्राम नहीं बनाना, कलम बना चुके हैं। और t/4 सेकेंड्स के बाद ये आ जाएगा मीन पे, ये ब्लैक चला जाएगा एक्सट्रीम पे, तो ये ब्लैक कलर वाली वेव हमें कैसी दिखाई देगी, ये पीक बेसिकली आगे बढ़ जाएगा, तो ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसा करवा जाएगा ना, लाइक दिस। और रेड वाला भी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मीन पोजीशन पे वापस, ये इससे पीछे वाले पार्टिकल को कॉपी कर रहा था, तो वो ये मीन पोजीशन पे आएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो रेड वाली वेव हमें ऐसी दिखाई देगी, इसी की तरह दिखाई देगी एकदम, रेड वाली वेव ऐसी दिखाई देगी, ओवरलैपिंग एकदम। ये आप अच्छे से, इसीलिए मैंने कल कोई तुम लोग को होमवर्क नहीं दिया, क्योंकि ये सारी चीजें समझना जरूरी है। ऐसा दिखाई देगा। तो रिजल्टेंट पैटर्न कैसा दिखाई देगा अब रस्सी का, रिजल्टेंट पैटर्न अब रस्सी का दिखाई देगा इसका डबल एम्पलीट्यूड, ये ऐसे, ये डबल ऐसे, ये ऐसे ऐसे नीचे इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे वापस, और ये डबल, ये दिखाई देगा पैटर्न। सो मैंने अब समझो यही डायग्राम यहां पे बनाया है, बट आई एम शोइंग ओनली दैट ग्रीन कलर वाला। तो एक टाइम पे रस्सी की शेप स्ट्रेट है, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट बेटे क्या बनेगा, नोड। कल मैंने शुरुआत यहां से करी थी, ये एंटी नोड है। तो हमारी मर्जी है, हम किसको x इक्वल टू 0 लेके नोड लेके चल रहे हैं, बोल बेटे। वेलोसिटी दो, वेव की वेलोसिटी या पार्टिकल की, वेव वाली वेलोसिटी मतलब ये पीक डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा एक्स आगे बढ़ा तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज वेव वेलोसिटी। डिस्टर्बेंस कितनी स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है। और पार्टिकल वेलोसिटी तो वही एसएचएम वाली है। अभी क्लियर है बेटे।
तो यहां पे हम रिजल्टेंट वेव का पैटर्न, इसको अच्छे से रीड करो, टाइम चाहिए इसको। हवा में उड़ाओगे तुम्हारी मर्जी है, कल को तुम्हें एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा, इट्स योर चॉइस प्योरली, मैं क्लियर बता रहा हूं। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम समझा सकते हैं, आपने पूरा एफर्ट मारा तो उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तुम इतना भी नहीं बता पाओगे, ह्यूमिड एयर, ड्राई एयर, वो सब भी, तो फिर ठीक है बेटे, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट एक्सपेक्ट देन कि भाई मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, अकॉर्डिंगली फिर आप एडजस्ट करो। मानते नहीं हो बार बार तो क्या करेंगे, इट्स ओके। सो पहला डिफरेंस लिखो प्रोग्रेसिव स्टेशनरी वेव और ये प्रोग्रेसिव वेव के बीच। डिफरेंस बिटवीन, दो कॉलम बना लो, एक तरफ प्रोग्रेसिव वेव लेफ्ट साइड और राइट साइड स्टेशनरी वेव, कॉलम वाइज लिखते चलो। स्टेशनरी वेव और एक तरफ प्रोग्रेसिव वेव। स्टेशनरी वेव्स के बारे में लिखो, एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। For antinode it is 2a. For antinode it is 2a. For node it is 0. अक्षय वीडियो कैमरा ऑन करो आज तुम भी। For node it is 0. And for any general particle it is between 0 and 2a. It is between 0 and 2a. 2a sin के x मगर बेटे नहीं लिखना, क्योंकि हो सकता है ये 2a cos के x इक्वेशन हो, किसी ने बोला हो सकता है ये 2a sin के x प्लस पाई बाय 3 हो, तो ये जो भी होगा वही एम्पलीट्यूड होगा। मान लो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है 2a sin के x प्लस पाई बाय 3, तो वही एम्पलीट्यूड होगा। सो इसलिए बिटवीन 0 एंड 2a। दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव वेव में लिखो, पहला पॉइंट यही, एम्पलीट्यूड इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। एम्पलीट्यूड इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। ये स्विच कौन ऑन करता है बेटा, इसको बंद ही रहने करो जब एसी चला रही नहीं तो, समझे ऑन करते हो। एम्पलीट्यूड इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, ठीक। दूसरा डिफरेंस भव्य बताओ, मैंने कई डिफरेंस बताए। दूसरा जीवन ज्योत, एक साथ आती है मीन, एक साथ, वहां पे बारी बारी। यहां पे इस वक्त ये एक्सट्रीम पर है, ये एक्सट्रीम पर है, ये एक्सट्रीम पर है, सिर्फ ये तीन। मीन पर ये और ये, सिर्फ चार। मीन पोजीशन पर सब एक साथ नहीं आएंगे, एक्सट्रीम पर ये इस वक्त मीन पोजीशन पर है, हल्का सा टाइम बीतेगा, ये वेव ऐसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी ये वेव, ये वाला पार्टिकल अब मीन पोजीशन पर आ जाएगा। सो यहां पर एक साथ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आते हैं, एक साथ मीन पर आते हैं। हाँ ये बात है, इस नोड से इस नोड वाले पॉजिटिव पर आते हैं, तो इस नोड से इस नोड वाले उस वक्त नेगेटिव एक्सट्रीम पर होते हैं। मतलब अगर यहां के पार्टिकल्स को और यहां के पार्टिकल को देखो तो वो उल्टा वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो राइट, स्टेशनरी वेव में all the particles reach to their extreme position, all the particles reach to their extreme position simultaneously. Also they cross mean position at the same time. Also they cross mean position at the same time. ठीक है, और इधर प्रोग्रेसिव वेव में particles reach to their extreme position or to their mean position one by one. Particles reach to their extreme position or to their mean position one by one. Particles reach to their extreme position or
मीन पोजीशन 1/1। ठीक है, और डिफरेंस कोई भव्या बेटा? यहां कन्फाइन नहीं रहे, वो तो चलो नाम में ही था, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। तो कह सकते हो ये एक डिफरेंस भी कि वहां पे एनर्जी एंड मोमेंटम इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेव, यहां पे इट इज कंस्ट्रेंड इन द लोकलाइज्ड रीजन। तो ये रहने दो, तो नाम में ही है प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। और यहां पे अगर मैंने वेव की इक्वेशन लिखी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, गौर से सुनते चलना, ठीक लावण्या बेटे, ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच फेज डिफरेंस कितना है? इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस कितना है? 0 या 2 पाई। यार एक वेवलेंथ दूर चले गए, वेवलेंथ को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड भी है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज भी है। ओके, सो यहां पे ये लैम्डा, ये डिस्टेंस आ गया। अच्छा अनुष्का बेटे, ये पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा बेटे? ये वाला पार्टिकल लिया मैंने और यहां से जस्ट पीछे वाला, मान ले इसके और इसके बीच फेज डिफरेंस था 360 डिग्री, मैं डिग्री वैसे 2 पाई रेडियन बोल लो, तो इसके और इसके बीच शायद 350 डिग्री, इसके और इसके बीच फेज डिफरेंस मे बी 320 डिग्री, इसके और इसके बीच फेज डिफरेंस कितना है? 270। सोचो तो, एक ऑब्जेक्ट एसएचएम करते हुए मीन पोजीशन पर है, दूसरा एसएचएम करते हुए यहां पर है, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऑफ कोर्स ऊपर ही जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, तो इसका फेज 0, 90, 180, 270, ये ऑलरेडी 270 पे है। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? 270 डिग्री। -90 भी बोलोगे चलेगा, -90 एंड 270 आर सेम। यार ये एंगल ही तो है, यहां से तुम 270 डिग्री घूम के इधर आके ये एंगल ले लो या -90 ले लो, उसमें क्या ही फर्क है, ये फेज एंगल ही तो है ना, और है क्या? आप इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस क्या बोल सकते हो? 270 या -90, 90 भी चलेगा। आप कह सकते हो ये वाला पार्टिकल इस वाले से 270 डिग्री आगे है, या ये वाला पार्टिकल इससे 90 डिग्री पीछे है, वो भी दोनों तरीके से बोल सकते हो। इट्स ओके, तो 90 270 दोनों आंसर सही है, बट लेट अस गो इन सीक्वेंशियल मैनर। इसके और इसके बीच फेज डिफरेंस 180, इसके और इसके बीच 90, इसके और इसके बीच कुछ 10 15 20 डिग्री वॉटेवर। तो प्रोग्रेसिव वेव में दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस 0 से 360 डिग्री 2 पाई के बीच कुछ भी हो सकता है। कैसे ढूंढोगे? ये रहा फेज, तीन तरीके हैं। मैं कहूंगा एक गिवन टाइम पर, ये गिवन टाइम पर, टाइम फिक्स, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल x1 एंड x2? तो एट अ गिवन टाइम उसका फेज क्या आएगा? kx1 माइनस ओमेगा टी। दूसरे का क्या आएगा? kx2 माइनस ओमेगा टी। सब्ट्रैक्ट करो इसमें से इसको, ये कितना आ जाएगा? k डेल्टा x, ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा ना। सो एट अ गिवन टाइम व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स? k डेल्टा x, k को लिख दो आप 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x, ये आ गया फेज डिफरेंस। बाकी और क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? कह रहा है एक ही पार्टिकल का T1 और T2 पे फेज डिफरेंस ओमेगा डेल्टा टी, क्या आ जाएगा? kx माइनस ओमेगा T1, kx माइनस ओमेगा T2। मान लो एक ही पार्टिकल के अलग अलग टाइम पे फेज डिफरेंस पूछे, तो दैट इज ओमेगा डेल्टा टी। ठीक, पार्टिकल भी अलग ले, टाइम भी अलग ले, कोई बात नहीं, kx1 माइनस ओमेगा T1, दूसरे का kx2 माइनस ओमेगा T2, घटा लो अपने आप। दिस इज मोस्ट प्रोमिनेंट, ये हम प्रेफर करेंगे। सो कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच एक गिवन टाइम पर प्रोग्रेसिव वेव में फेज डिफरेंस 0 से 360 डिग्री के बीच कुछ भी हो सकता है। आंसर तुम्हारा क्या आएगा? k डेल्टा x। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे +2 में भी यूज होगा। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर एट अ डिस्टेंस डेल्टा x? 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा x। स्टेशनरी वेव में या तो फेज डिफरेंस होगा 0 या होगा पाई, तीसरी कोई वैल्यू नहीं।
मान लो मैंने ये पार्टिकल लिया और ये लिया, फेज डिफरेंस 0, क्योंकि साथ साथ ही तो SHM हो रहा है। ये पार्टिकल लिया और ये लिया तो फेज डिफरेंस इज 180। ठीक, ये पार्टिकल लिया और ये पार्टिकल लिया, फेज डिफरेंस इज 0, क्योंकि पहले लूप का और तीसरे लूप का सेम वे में ही वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो स्टेशनरी वेव में अगर मैं कहूंगा दो पार्टिकल्स के बीच फेज डिफरेंस बताओ, तुम ढूंढो वो दो पार्टिकल कहां हैं। सेम लूप के अंदर है तो 0, एक पहले लूप में एक दूसरे में है तो पाई, है ना। एक ऑड नंबर्ड लूप में है, एक इवन नंबर्ड लूप में है तो पाई, दोनों ऑड नंबर्ड लूप में है तो 0, दोनों इवन नंबर्ड लूप में है तो 0। ये फर्क है। ठीक, सो राइट। इन स्टेशनरी वेव, तीसरा पॉइंट, इन स्टेशनरी वेव phase difference between any two particles is either 0 or pi. Phase difference between any two particles is either 0 or pi. ठीक, इसके बारे में मैं आगे लिखवा लूंगा, कब 0 कब पाई, समझ गए ना। तो या कब 0 और कब पाई, दोनों ऑड लूप में है तो 0, दोनों इवन में है तो 0, सेम ही लूप के अंदर है तो 0, एक ऑड में एक इवन में तो पाई। ठीक, याद रहेगा, आगे लिख लेना अपने आप। और इधर फॉर प्रोग्रेसिव वेव, phase difference between two particles, for progressive wave, phase difference between two particles at any given time is k delta x, is k delta x equal to 2 pi by lambda into delta x। बॉक्स में करो इस रिजल्ट को, ये बहुत काम आएगा। 2 pi by lambda into delta x, so this value can have any value between 0 and 2 pi, so this phase difference can have any value between 0 and 2 pi। ठीक है, phase difference can have any value between 0 and 2 pi। ओके, हाँ जी बेटा। +4 कहाँ, यहाँ +4 नहीं, फिर तो बेटा मतलब मीन पोजीशन ही तूने उठा के शिफ्ट कर दी पूरी। मीन, उसका मतलब है मीन पोजीशन ही पूरी शिफ्टेड है, सबकी चेंज होगी, सब में 4 ऐड हो जाएगा, पूरी मीन पोजीशन ही फिर तू y इक्वल टू 0 से उठा के y इक्वल टू 4 पे कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, और देखना, ये चीज गौर से सुनना। जब ये वेव नहीं थी तो रस्सी वॉज स्ट्रेट, ऐसे ये स्ट्रेट थी रस्सी जब इसमें वेव नहीं थी। ठीक, अब ये अगर मैं पार्टिकल को कंसीडर करूं, ये वाला पार्टिकल जो इस वक्त अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, थोड़ा ये SHM से अलग है। SHM में हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल जब SHM कर रहा है तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी होती है सबसे कम। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम। SHM में क्या होता है, एक ही पार्टिकल होता है, वही पार्टिकल SHM कर रहा है, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। मीन पोजीशन पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, एक्सट्रीम पे पहुंच के वो सारी काइनेटिक खत्म होके किसमें चली जाएगी, पोटेंशियल। इज दिस ओके? कितनी होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी अवनी बेटे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अगर ये सिंपल पेंडुलम था तो पोटेंशियल एनर्जी वाज ग्रेविटेशनल, अगर ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक था तो पोटेंशियल एनर्जी वाज स्प्रिंग एनर्जी।
अगर ये वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक था तो पोटेंशियल एनर्जी वाज ग्रेविटेशनल प्लस स्प्रिंग एनर्जी। समझ आ रही बात? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज रस्सी की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये रस्सी स्ट्रेचेबल है। ये मत कहना सर ग्रेविटेशनल, क्योंकि देखो पार्टिकल ऊपर गया, अरे मैं वेव ऐसे ऐसे जनरेट कर दूंगा। तो यहां पे जब मैं किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लूंगा तो वो कौन सी होगी? इलास्टिक। ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी स्ट्रेचेबल रस्सी है। न्यूटन्स लॉज वगैरह में जो हम पढ़ते थे ना, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये वैसी नहीं है। स्ट्रेच ना हो पाई रस्सी तो फिर वेव आ ही नहीं पाएगी। ये खुद ही सोचो, मान लो ऐसे मैंने एक सिरा हाथ में पकड़ा है रस्सी का और एक दीवार पे बंधा है, तो फिलहाल ये रस्सी की लेंथ मेरे हाथ से दीवार तक स्ट्रेट है। अब जब मैंने वेव जनरेट कर दी तो ये वाला एंड तो मेरे पास ही है, दीवार वाला तो दीवार पे ही है, बट बीच में अब रस्सी सीधी ना होके कर्व हो गई, तो लेंथ रस्सी की बढ़ ना गई? रस्सी की लेंथ प्रोग्रेसिव वेव में यहां से यहां तक थी, ये रस्सी की लेंथ थी एल। अब ये रस्सी में अब ये वेव जनरेट हो गई है, ऐसे ऐसे वेव जनरेट हो गई है, तो ये रस्सी की लेंथ तो अब एल से ज्यादा हो गई है ना। तो याद रखना, ये वेव जब जनरेट हो रही है ना रस्सी में, ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रेचेबल है स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग जितनी नहीं बट स्प्रिंग की तरह। तो यहां पे जब मैं किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लूंगा तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्ट्रेच। ठीक, अभी गौर से देखना, ये जो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है, इसकी लेंथ जब वेव नहीं थी तो इतनी थी, अभी भी उतनी है, सेम है। सोचो, ये रस्सी है, ऐसे गौर से सुनना, ये ऐसे अभी वेव नहीं है और अब ये वेव है ऐसे। एक पार्टिकल है ऐसे ऐसे, ये पार्टिकल की लेंथ अभी इतनी है, अब इतनी हो गई है ना। तो यहां पे एक छोटा सा मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो आई कैन से ना कि इस ट्रायंगल का जो बेस है वो मुझे बताएगा इस छोटे से टुकड़े की लेंथ जब वेव नहीं थी, और इस छोटे से ट्रायंगल का डायगोनल बताएगा इसकी लेंथ जब वेव प्रेजेंट है। तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई वो डिपेंड करेगा ये डायगोनल बेस से कितना बड़ा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, तो ये तो भाई स्ट्रेच ही नहीं है। तो देयर इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जब इस प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, ये एसएचएम से थोड़ा सा उल्टा हिसाब हो रहा है। एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक काइनेटिक जो एसएचएम में है वही यहाँ है। ये जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, एट द सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, क्योंकि खुद ही देखो ये पार्टिकल इस वक्त बाकी सबके मुकाबले सबसे ज्यादा स्ट्रेच्ड है। ये स्लोप जितना ज्यादा होगा पार्टिकल उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा, स्लोप जितना ज्यादा होगा फॉर द गिवन बेस डायगोनल उतना ज्यादा बड़ा होगा। आप राइट एंगल ट्रायंगल का बेस सेम रखो, स्लोप जितना ज्यादा करोगे मतलब ट्रायंगल की हाइट उतनी ज्यादा, मतलब ये लाइन उतनी बड़ी। तो इस केस में, बाद में पानी वानी सब इधर ध्यान दो, अलर्ट होके सुनो, पी लो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं दैट इज इलास्टिक। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर है तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जीरो हैं, और जब ये मीन पोजीशन पर आ रहा है तो दोनों मैक्सिमम। तो अगर एक असर्शन रीजन क्वेश्चन आया मान लो जेई मेन में, इन अ प्रोग्रेसिव वेव द टोटल एनर्जी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल इज कंजर्व, तो बच्चे कहेंगे हाँ यार ये तो एसएचएम कर रहे हैं, एसएचएम में तो टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। इट इज नॉट कंजर्व्ड। क्या? हट, टोटल एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्टिकल इज नॉट कंजर्व्ड। भाई साहब, एनर्जी प्रोपगेट हो रही है ना, तो कोई भी पार्टिकल है, वही लाइन लगाओ बंदों की, धक्का मारो, बंदा पीछे से वो धक्का लेगा आगे भी तो पास करेगा। तो यहां कोई भी पार्टिकल है वो एनर्जी ये एसएचएम बेचारा इकलौता था, इसको और कोई एनर्जी दे नहीं रहा था, ये अपनी ही काइनेटिक को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में एक्सचेंज कर रहा था। यहाँ पे तो बेटा इस पार्टिकल को इसके पीछे वाला पार्टिकल एनर्जी देगा ना, एनर्जी फ्लो हो रही है ना। एक पार्टिकल जैसे हीट ट्रांसफर में हीट फ्लो हो रही थी, यहाँ एनर्जी फ्लो हो रही है।
एक पार्टिकल से दूसरे से तीसरे को एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो किसी एक गिवन पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्योंकि जब वो एक्सट्रीम पर है तो दोनों जीरो हैं, और जब वो मीन पर आया तो दोनों में वो स्ट्रेच भी सबसे ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक तो है ही ज्यादा क्योंकि सबसे तेज चल रहा है इस वक्त, ओमेगा ए की स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। ये डिफरेंसेस से हम आगे बढ़ चुके हैं, हम इन जनरल लिख रहे हैं एनर्जी फॉर एनी स्मॉल पार्टिकल। तो इस प्रोग्रेसिव वेव में फॉर एनी स्मॉल पार्टिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। एक्सट्रीम पर दोनों जीरो थी, एक्सट्रीम से जब ये मीन पे आएगा तो दोनों मैक्सिमम, तो इसका मतलब है इसने एनर्जी ली है पीछे से, अकेला नहीं है ना बेटे एसएचएम की तरह, ठीक। लिखो इस बात को, ये डायग्राम फिर बनाओ और ये नोट करो, यहां पे हेडिंग लिख लो, एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्टिकल इन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। Energy of any small particle in progressive and stationary waves. Energy of any small particle in progressive and stationary waves. ठीक, वो वाला डायग्राम बनाओ प्रोग्रेसिव वेव वाला, फिर स्टेशनरी के बारे में मैं आपको बताता हूं। अपने काम बेटे समझ, डायग्राम बना, अपना दिमाग चला, दिमाग में स्टोर कर डेटा। मंडे वाली क्लास में तुम लोग का पूरा वेव्स एंड साउंड का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सैटरडे संडे तय, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं दूंगा बना बना के ऐसे ही। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू एनर्जी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल इन प्रोग्रेसिव वेव। तो आप पूरा लिखोगे, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या, मीन पर क्या। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्टिकल, तो आप समझाओगे वो स्ट्रेच, वो स्लोप समझाओगे, कब ज्यादा क्यों कम, ठीक है। मंडे पूरा तैयार करो वेव्स एंड साउंड अच्छे से, राइट। in progressive wave when particle is at extreme position, both kinetic and potential energies are zero. नेक्स्ट क्लास तुम लोग की मैथ्स है बेटे, केमिस्ट्री के बजाय मैथ्स है सर की। चलो मैथ्स का क्या है, दो पे इतना यार फ्लेक्सिबल बनो, नोटबुक नहीं, छोटे बच्चों की तरह थर्ड फोर्थ क्लास के, 2-3 पेजेस पे नोट करना, चिपका लेना नोट्स में, छोटी छोटी इन सब, पता है ये आईआईटीज के लिए तुम लोग तैयार कर रहे हो, इन सब छोटी छोटी चीजें, कोई चक्कर नहीं सर, ज्ञान प्राप्त करना है। 3 इडियट्स या तो किसी भी क्लास में बैठ जाया करेगी, देखना आईआईटी बॉम्बे जाके, ज्ञान प्राप्त करना, उसमें क्या है, छोटी छोटी जीवन, इन सब चीजों से ऊपर उठो, समझ रहा है गवेश। तूने तो कुछ खैर कहा भी नहीं। किसकी आवाज सबसे तेज आई थी, ये समग्र की, जशन की, नहीं प्रभ मैर तुझे फिर ब्लेम कर रहा है। एनीवेज क्या लिखा, तुम लोग भुलवा देते हो। In progressive wave, when particle is at extreme position, both kinetic and potential energy are zero, and in mean position, both are maximum. Taranpreet Kaur, video on रख बेटे, and at mean position, both are maximum. ठीक, और ब्रैकेट में ये भी लिख लो, कल को ये ना बोलना सर देखो पार्टिकल ऊपर गया तो ग्रेविटेशनल क्यों नहीं ले रहे, दैट इज नेग्लिजिबल, छोटा सा तो पार्टिकल है डीएम, ठीक है। सो भाई मैं वेव ऐसे जनरेट कर दो, आप हॉरिजॉन्टल मूव करा लो,
फाइन। और वैसे भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है पाइप के अंदर, तो वहां तो एयर मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वहां पे किस बात की ग्रेविटेशनल। सो हेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हेयर potential energy is elastic potential energy. Here potential energy is elastic. ये समझ गए ना लावण्या बेटे, ये जो डायग्राम बताया, ये वेव नहीं है तो इस पार्टिकल की लेंथ इतनी सी है, वेव है तो इसकी लेंथ ये डायगोनल के बराबर हो गई, तो इसकी लेंथ जब वेव नहीं है तो इस छोटे से ट्रायंगल के बेस के बराबर थी, जब वेव है तो इसकी लेंथ इस छोटे से ट्रायंगल के डायगोनल के बराबर हो गई। ठीक, इस पे भी एक बहुत डेरिवेशन अच्छा है, वो इवन जेई मेन इवन जेई एडवांस में भी रेयर जरूरत है, बट मैं अगले साल कराऊंगा आपको। भाई आप यू कैन आस्क सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ, इस छोटे से पार्टिकल, उसकी तो चलो 0 है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ, विल डिराइव दैट। थोड़ा आउट है सर, बट एनीवेज वो बेसिक फंडामेंटल यूज करके कर लेंगे हम। फाइन, अच्छा तो ये तो बात हो गई। तो आप कह सकते हो इन अ प्रोग्रेसिव वेव द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी गिवन स्मॉल पार्टिकल इज नॉट कंजर्व्ड। नॉट कंजर्व, ये तो 0 थी और मैक्सिमम हो गई, है ना। सो लिख लो इस बात को, इन प्रोग्रेसिव वेव the total mechanical energy of any given particle, total mechanical energy of any given particle is not conserved. Total mechanical energy of any given particle is not conserved. अब जरा स्टेशनरी वेव पे आते हैं, आप ही लोग बताओगे। लिख लो फॉर स्टेशनरी वेव, मेन हेडिंग तो ऊपर आपने लिखी हुई है, एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्टिकल। स्टेशनरी वेव में क्या होगा, ऐसे दो लूप खाली बनाते हैं, ये रस्सी की शेप है गिवन टाइम पर, t/4 टाइम के बाद रस्सी की शेप ऐसे हो जाएगी, और t/4 टाइम के बाद रस्सी की शेप ऐसे, ये स्टेशनरी वेव आ गई। लूप्स तुम्हें दिखाई देंगे, ठीक है। श्वेया, हरनूर दूर दूर बैठो बेटा, थोड़ा इधर ध्यान दो, दूर दूर थोड़ा। अच्छा चल गौरांश तू बता बेटे, एंटी नोड के बारे में क्या कहते हो। एंटी नोड वाले टाइनी से पार्टिकल के बारे में क्या कहते हो, अबाउट इट्स काइनेटिक, अबाउट इट्स पोटेंशियल। एंटी नोड वाले पार्टिकल की चलो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या कहते हो। बोलो बेटे, बातें नहीं। जीवन ज्योत, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो, हमेशा जीरो। यहां देख, वेव नहीं होती तो ये रस्सी ऐसे स्ट्रेट थी, है ना, यानी इस एंटी नोड वाले पार्टिकल की लेंथ जब वेव नहीं थी तो इतनी थी, अभी भी इतनी है। थोड़ी देर के बाद ये रस्सी ऐसे शेप ले लेगी, है ना, एंटी नोड वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, इसकी लेंथ तो बेटा हमेशा इतनी रहेगी। अब तो इसको तो मजा आ गया, इसकी ये कभी स्ट्रेच ही नहीं होगा, नेवर। इसकी लेंथ हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी जितनी जो वेव नहीं थी तो जितनी। बोलना यार कबीर, अलर्ट, यही फर्क है, अलर्ट होके पढ़ो। वेव नहीं थी तो इसकी जो लेंथ थी ये तो हमेशा उतनी ही रहेगी। अच्छा एक बात सुनना मेरी गौर से, जब वेव नहीं थी ना तब भी इस रस्सी को हमने खींच के रखा था, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें इस वक्त भी है। इस रस्सी को ढीला ढाला छोड़ दो फिर कोई एनर्जी नहीं है, अब तो तुमने खींचा हुआ है ना, इसको टेंशन दी हुई है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को मैं 0 लेके चल रहा हूं, रेफरेंस वहां ले रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने तुम्हें एक इलास्टिक कॉर्ड दी, ढीली ढाली सी है, एक्चुअल अब 0 एनर्जी, तुमने उसको खींच के ऐसे दो जॉइंट जंक्शन के बीच बांध दिया, अब तो सबकी थोड़ी एनर्जी है ना। लेट्स से सबकी एनर्जी है 0.001 जूल, 0.001, 0.001, इसको डोंट काउंट,
ये मुझे नहीं चाहिए, ये एनर्जी तो बेचारा पहले से, वेव के आने से इसकी एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, आई वांट दैट। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? ठीक है, वो जो तुमने पहले से ही स्ट्रेच कर रखा है ना, उसको मत काउंट करो। तो इस वक्त मैं एनर्जी को जीरो एज्यूम कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी एंटी नोड वाले की हमेशा कितनी है, जीरो। व्हाट अबाउट काइनेटिक? इसकी काइनेटिक ऑफ कोर्स यहां पर तो जीरो है क्योंकि रुका है, लेकिन बाकी किसी भी टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बाकी सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे तेज वाइब्रेट कर रहा है। एक्सट्रीम पर तो सबकी जीरो है। सो एंटी नोड वाले पार्टिकल की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी बाकी सबसे सबसे ज्यादा। मतलब सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी किसी भी टाइम पे देखोगे तो एंटी नोड वाले की सबसे ज्यादा होगी, और एंटी नोड वाले की पोटेंशियल ऑलवेज, क्यों बेटे आशिता? क्योंकि ये कभी स्ट्रेच ही नहीं हो रहा, इसकी लेंथ हमेशा उतनी ही है जितनी जब पहले थी, जब वेव नहीं थी, है ना? लावण्या, नोड, ये नोड है, जब वेव नहीं थी तो इसकी लेंथ इतनी थी, है ना? अब इसकी लेंथ इस वक्त ये सबसे ज्यादा है जब सारे पार्टिकल्स एक्सट्रीम पे हैं, जब सारे मीन पे आएंगे फिर जीरो हो जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बाकी सारे पार्टिकल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा। देखो, जैसे जैसे ये रस्सी ऊपर उठ रही है सबकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जैसे इस पार्टिकल को आप ले लो, एक जनरल, ये जनरल पार्टिकल को आप ले लो, इस जनरल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अभी इतना स्ट्रेच था, अभी और ज्यादा स्ट्रेच हो गया। इस जनरल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अभी जीरो है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई, लेकिन एंटी नोड की इससे भी ज्यादा होगी। सो नोड वाले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बाकी सबसे बड़ी होगी, और एंटी नोड वाले की काइनेटिक एनर्जी बाकी सबसे हमेशा बड़ी। एंटी नोड वाले की पोटेंशियल हमेशा जीरो, नोड वाले की काइनेटिक हमेशा जीरो। समझ गए? नोट कर लो इसको, डायग्राम बना लो पहले। क्यों? स्ट्रेच सबसे ज्यादा है, वहां पे रस्सी का स्लोप सबसे ज्यादा है, स्लोप जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब स्लोप ज्यादा का मतलब है फॉर अ गिवन बेस डायगोनल लेंथ, और डायगोनल लेंथ ही तो रस्सी की लेंथ थी ना बेटे, तो डायगोनल लेंथ जितनी ज्यादा मतलब रस्सी उतना ज्यादा स्ट्रेच्ड है। तो इसी को अब तो सिंपल भाषा में बोल, स्लोप जितना ज्यादा इसका मतलब वो पार्टिकल उतना ज्यादा स्ट्रेच्ड है। और ये चीज प्रोग्रेसिव में भी सेम वे में एक्सप्लेन करते हैं, स्लोप जितना ज्यादा मतलब पार्टिकल का स्ट्रेच उतना ज्यादा, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा। ठीक है? राइट, फॉर एंटीनोड्स, elastic potential energy is always zero. For antinodes, elastic potential energy is always zero, while kinetic is always greater than any other particle. Is always greater than any other particle. अगली लाइन में फॉर नोड इट इज रिवर्स, फॉर नोड इट इज रिवर्स, kinetic is always zero, kinetic is always zero, while potential is greater than any other particle.
while potential is greater than any other particle. कोई डाउट? ठीक है, नाउ राइट, reflection of a wave from fixed and free end. Reflection of a wave from fixed and free end. देखो इधर, ये मान लो ऐसे एक वेव पल्स जा रही है और ये एंड है फिक्स। ठीक, ये वेव पल्स आगे जा रही है ऐसे। इस वेव पल्स का एम्पलीट्यूड है ए। वेव पल्स का मतलब है आपने रस्सी के पहले पार्टिकल को बस एक बार ऊपर करके नीचे लाके छोड़ दिया, जस्ट एक झटका दिया, दैट्स ऑल। तो जस्ट आपने एक पल्स जनरेट करी, आपने ऐसे मूव करके छोड़ा, तो अब रस्सी के सारे पार्टिकल बारी बारी ऊपर जाके एक बार नीचे आएंगे, दैट इज वेव पल्स। कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हो ऐसे, तो दैट इज वेव ट्रेन। कॉन्टिन्यूसली वेव जनरेट हो रही है, इट्स अ वेव पल्स। तुमने पहले पार्टिकल को पकड़ा, गौर से सुनना मेरी बातें, पहले पार्टिकल को पकड़ा, ऊपर पुल करा, पहला दूसरे को ऊपर पुल करेगा, दूसरा तीसरे को। पहले पार्टिकल को मोशन तुमने दिया, दूसरे को किसने दिया? पहले ने। तीसरे को किसने दिया? दूसरे ने। अब ये वेव इस समय यहां पहुंच चुकी है, ये वाला पार्टिकल मूव करने को तैयार है और ये पार्टिकल अपने पूरे मोशन को खत्म कर चुका है। ये पार्टिकल पूरा ऊपर जाके नीचे, ये पार्टिकल तो सबसे पहले ऊपर जाके नीचे आ चुका है, इसका मोशन खत्म हो चुका है। इस वाले पार्टिकल का मोशन खत्म हो चुका है। ये वाले पार्टिकल का मोशन अब ये ऊपर जाके वापस आ रहा है, क्योंकि ये अपने से पीछे है, ये अपना मोशन लगभग खत्म करने वाला है, ये ऊपर जाके वापस नीचे आने की तैयारी में है। इस वाले पार्टिकल का मोशन अभी अभी शुरू हुआ है और इसका तो अब शुरू होगा। तो जैसे ही ये वाला पार्टिकल इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, आगे वाला पार्टिकल भी तो थोड़ा रोकने की कोशिश करेगा। ये वाला पार्टिकल, ये तीन पार्टिकल मैं ले रहा हूं, ए बी सी, ठीक है, दिस एम्पलीट्यूड ए हटा लो, ए बी सी तीन पार्टिकल है। ए का मोशन स्टार्ट हो चुका है, बी का मोशन अभी अभी शुरू होना है। बी को मूव कौन कराएगा? ए बी को किधर खींचेगा? ऊपर। बी ए को किधर खींचेगा? नीचे। बी सी को किधर खींचेगा? ऊपर। सी बी को किधर खींचेगा? नीचे। तो कोई भी पार्टिकल जब मूव करना चाहता है, उसके पीछे वाला पार्टिकल उसको ड्राइव दे रहा है, उसके आगे वाला पार्टिकल उसको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक, जब ऐसे ही वेव पहुंचेगी इस जगह पे, यहां पे, तो क्या होगा? ये जो पार्टिकल जो ऑलमोस्ट फिक्स वाले पार्टिकल के पास है, ये वाला पार्टिकल, या फिक्स ही समझ लो, ये पार्टिकल फिक्स पार्टिकल को ऊपर खींचना चाहेगा, लेकिन वो तो फिक्स है, तो दीवार से एग्जैक्टली सेम फोर्स वापस आएगा कि नहीं आएगा? देखो, इस बी पार्टिकल को ए से मिला फोर्स और सी से मिला फोर्स बराबर नहीं है, क्योंकि अगर दोनों बराबर होते तो फिर तो बी बेचारा रेस्ट पे रहता। अगर वो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते तो बी तो रुका रहता, लेकिन बी ने तो चलना है। इसका मतलब बी पर कौन फोर्स डोमिनेट कर रहा है? ए का। ए उसको चला रहा है, सी उसको रोक रहा है, बट उतना स्ट्रांगली रोक नहीं पाएगा। रोकने की कोशिश करेगा, रोक नहीं पाएगा। लेकिन दीवार वाला पार्टिकल तो फिक्स है, तो दीवार वाले को उसके जस्ट पहले वाला पार्टिकल जैसे ही मूव कराना चाहेगा, दीवार तो इक्वल फोर्स देके रोक देगी। तो दीवार से बिल्कुल हूबहू वैसा ही फोर्स जनरेट हो रहा है जो तुमने यहां से जनरेट करा था। तो होगा क्या, जब ये वेव पूरी दीवार में ऐसे जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक होके इनवर्स होके वापस आएगी ऐसे, क्योंकि वॉल से बिल्कुल वैसा ही फोर्स उल्टे डायरेक्शन में जनरेट होगा जो तुमने यहां सबसे पहले इसको मूव कराया था। नो डाउट रियल लाइफ में मीडियम डिसिपेटिव है, तो रिफ्लेक्टेड पल्स छोटी हो गई होगी काफी, एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसा क्वेश्चन पढ़ लेना, रिफ्लेक्टेड वेव सेम स्पीड से और सेम एम्पलीट्यूड से वापस आ जाएगी।
तो हम कहेंगे जब भी एक वेव किसी फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होगी, इट विल सफर अ सडन फेज चेंज ऑफ पाई। इसमें पाई का ये उल्टी हो गई, मतलब अगर जाने वाली वेव थी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो रिफ्लेक्टेड वेव होगी ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। अभी फिलहाल +1 में इतने याद रखो, इस पे और एडवांस लेवल में चीजें आएंगी, मतलब वो न्यूमेरिकल्स में हम सॉल्व करेंगे उन्हें, वो तो हर एक में होगा। रोटेशन में भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे अभी, जो आप सॉल्व करोगे अच्छे से। ठीक है, तो ए साइन के एक्स प्लस, एक तो प्लस क्यों हुआ, क्योंकि वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज हो गया, पहले राइट जा रही थी अब लेफ्ट है, इसलिए इस माइनस की जगह क्या हो गया प्लस, सडन फेज चेंज की वजह से प्लस पाई। So whenever a wave is reflected back from a fixed point without any phase change, sorry, without any loss of energy, then its amplitude will remain same and the reflected wave suffers a phase change of pi. ठीक है, इसको बिल्कुल हम आगे जाके ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मान लो ये ट्रायंगुलर पल्स है, ये फिक्स एंड है। ट्रायंगुलर मैंने जानबूझ के ली ताकि मैथमेटिकली डील कर सके, आप साइन कर्व भी ले सकते हो, ऐसे ही ट्रायंगुलर पल्स। यू मे थिंक ये ट्रायंगुलर कैसे जनरेट होगी, मान लो किसी मशीनरी से जनरेट करी, ट्रायंगुलर वेव पल्स आगे बढ़ रही है। तुम्हें बिल्कुल इसकी जब रिफ्लेक्टेड वेव बनानी है, तुम बिल्कुल ऐसा मान सकते हो जैसे इस फिक्स एंड के पीछे एक इमेजिनरी स्ट्रिंग है, जिसमें एक बिल्कुल उल्टी वेव ऐसी है, उस ट्रायंगुलर वेव की हूबहू बिल्कुल रिफ्लेक्टेड उल्टे डायरेक्शन में वो इधर आ रही है। विद टाइम ये अंदर चली जाएगी और वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा अगली बार आपको। ठीक है, सो हम कह सकते हैं द रिफ्लेक्टेड वेव सफर्स अ फेज चेंज ऑफ पाई व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिक्स एंड। ठीक है, नोट करो ये डायग्राम, बोलो बेटा। ये मैंने कब कहा सेम आ रहा है, सेम आएगा फिर तो बी रुका रहेगा। वहीं से रिफ्लेक्ट बैक होगी, चलिए फिर सी पॉइंट फिक्स पॉइंट हो गया ना, सी पॉइंट फिक्स पॉइंट हो गया, फिर फोर्स इक्वल हो गए, तो उसके बाद जब ये इसको इक्वल फोर्स देगा तो ये तो वापस नीचे भागेगा, क्योंकि इसके पीछे वाला तो उसको उतना फोर्स नहीं दे सकता ना, बी रुका रहेगा, ए तो नहीं रुकेगा, वो तो मुड़ जाएगा वापस। सोचो सोचो आराम से। नहीं बेटा, ये क्यों रुकेगा, ये तो मूवेबल है, सी रुका रहेगा, बी हल्का सा मूव करेगा, ए ज्यादा मूव करेगा। नोट करो, पहले डायग्राम्स बनाओ। किसकी, इसमें कुछ नहीं कह सकते, एक तो पल्स जनरेट करी थी ना, मेन पोजीशन बेसिकली यही है, क्योंकि यहां पे तुमने वापस लाके एक झटके में उसको रोक दिया है। हमने रोक दिया ना, हमने रोका है तो बाकी भी रुकेंगे, हमने रोका है पार्टिकल को, पहले पार्टिकल को आप हल्का सा ऊपर ले जाके ऐसे रोक दिया, हालांकि बाकी पार्टिकल शायद इनर्शिया इफेक्ट से जाए नीचे, बट आइडियल केस मान रहे हैं कि रोक दिया उनको भी हमने। ठीक है, क्योंकि पहले को तो तुमने रोक दिया, दूसरा वाला तो थोड़ा मूव करेगा, इलास्टिक नेचर है उसी वजह से ही मूव करेगा थोड़ा सा। राइट, क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रहे हो पारस, काम पे ध्यान दो बेटे। राइट राइट, when a wave is reflected, when a wave is reflected from fixed end, it suffers a sudden phase change of pi. It suffers a sudden phase change of pi. If there is no loss of energy,
if there is no loss of energy, then amplitude of reflected wave will be same as incident wave. Amplitude of reflected wave will be same as incident wave. ठीक है, वो इक्वेशन भी लिखो, के एक्स माइनस ओमेगा टी तो के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। और अब राइट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, डायग्राम बनाओ पहले। ठीक है, अब देखो, सुनो क्या होगा ध्यान से। अब इस केस में जब ये वेव आगे बढ़ते 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 इस पार्टिकल तक पहुंचेगी जो कि नेग्लिजिबल मास का है, इसको पीछे से कोई फोर्स नहीं मिल रहा। और ये रिंग, मतलब यूं ऐसे सोचो कि एक रॉड है, इधर ध्यान से सुनो बेटे पहले, ये एक रॉड है, इस रॉड पे तुमने एक मासलेस से रिंग डाली हुई है, छोटी सी रिंग है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी है तो इधर ऐसे ऐसे टक्कर मारे, बहुत छोटी सी। मतलब इस रॉड का जो भी डायामीटर है, रिंग का डायामीटर भी लगभग सेम है, बट फ्रिक्शन के बिना मूव कर सकती है फ्रीली, ऐसे ऐसे, मतलब इतनी बड़ी रिंग नहीं लेकिन ऐसे ऐसे टक्कर मारे, फाइन। अब पिछली बार फिक्स एंड था तो दीवार से एग्जैक्टली सेम फोर्स वापस आ रहा था, इस बार तो पीछे से फोर्स है ही नहीं। हमेशा ये बी पार्टिकल मोशन में आना है तो बी वाले को सी एक अपोजिंग फोर्स देगा, इसको तो अपोजिंग फोर्स देने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये पार्टिकल अब फ्रीली मूव करेगा। अब क्या होगा, जब ये ए एम्पलीट्यूड की वेव यहां पहुंचेगी ना, ये 2a एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा, ये दुगना ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको पीछे से रोकने वाला कोई नहीं है। तो इस केस में जब ये वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी वापस, तो एज इट इज ही, अगर मैं मानूं कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो ये वेव एज इट इज सेम एम्पलीट्यूड से वापस आ जाएगी। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन अगर थी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, दैट्स ऑल। सडन फेज चेंज नहीं हुआ पाई का, ये एज इट इज वापस आएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्टिकल जब पहले पार्टिकल को ऊपर लेके, इस पार्टिकल को ऊपर लेके जाएगा, इसको पीछे से रोकने वाला कोई नहीं है। बाकी किसी भी पार्टिकल पर ये फोर्स दे रहा है तो ये अपोजिंग फोर्स भी दे रहा है, इसको अपोजिंग फोर्स देने वाला कोई नहीं है, तो ये डबल एम्पलीट्यूड तक ऊपर जाएगा और वापस आएगा। मतलब इसके केस में हम जब बाद में क्वेश्चंस करेंगे तो मान लो ये ट्रायंगुलर पल्स जा रही है, ये फ्री एंड है, ठीक है, दिस इज फ्री, तो बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं कि वहां से एक सिमिलर पल्स आ रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, विद टाइम ये अंदर चली जाएगी उस इमेजिनरी साइड में और ये बाहर आ जाएगी। सो जब एग्जैक्टली हाफ इंसिडेंस हुआ होगा, ये वाली पल्स एग्जैक्टली ऐसे रही होगी, ऐसे, ये फिक्स एंड था, तो वो वाली पल्स भी ऐसे रही होगी, तो इन दोनों का सुपरपोजिशन, तो ये जो फ्री एंड है, इंसिडेंट की वजह से ए, रिफ्लेक्टेड की वजह से भी ए, तो कितना ऊपर चला जाएगा, 2a ऊपर जाएगा। फोर्स के टर्म्स में समझने में इसको आई एग्री थोड़ी दिक्कत होगी आपको, इतना एक्सेप्ट कर लो अभी। ठीक है, कि जब फ्री एंड है तो इंसिडेंट पल्स जैसी थी, रिफ्लेक्टेड भी वैसी ही वापस आएगी, खाली डायरेक्शन बदला
तो इसलिए माइनस की जगह प्लस। फिक्स एंड में सडन फेज चेंज ऑफ पाई। ओके, नोट करो इसको। राइट, when a wave is reflected from free end, हाँ, नहीं नहीं अभी मत लिखो, अब तो वापस आ चुका है 2a जाके, अब तो वेव पीछे जा रही है ना। when a wave is reflected from free end, there is no sudden phase change, there is no sudden phase change, and if there is no loss of energy, and if there is no loss of energy, then amplitude of reflected wave will be same as the amplitude of incident wave, will be same as the amplitude of incident wave. Now write natural frequencies, heading लिखो, natural frequencies of a string fixed at both ends, natural frequencies of a string fixed at both ends. ब्रैकेट में लिख लो overtones and harmonics, overtones and harmonics. इसे तसल्ली से समझो, ठीक है। मंडे को मैं मतलब क्लास लेके फिर टेस्ट भी लूंगा इसका, फाइन। तो ये पूरा सब अच्छे से रिवाइज करना। गवेश डियर, रेजोनेंस से क्या समझते हो? केमिस्ट्री वाला नहीं, रेजोनेंस, रेजोनेंस बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा। सो ये बेटा कुछ आइडिया देख, हर स्ट्रक्चर की, जैसे बिल्डिंग्स भी हैं बड़ी बड़ी, इनके वाइब्रेशंस की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अर्थक्वेक आता है कभी, अर्थक्वेक में क्या होता है, नीचे प्लेट्स आपस में कोलाइड करती है तो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। तो अर्थक्वेक होने पे ऐसा होता है, मान लो किसी सिटी में इमेंस अर्थक्वेक आया, कुछ सर्टेन बिल्डिंग्स का डैमेज ज्यादा हुआ
तो कुछ साथ वाली बिल्डिंग्स ही हो सकता है जो कम ज्यादा हाइट की थी, कम ज्यादा विड्थ थी, उनका डैमेज कम हुआ। किसी का डैमेज ज्यादा हुआ, किसी का डैमेज कम हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि इन बिल्डिंग्स की, इन स्ट्रक्चर्स की, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की भी अपनी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को, इवन एक रस्सी को भी, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप उसको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए फोर्स करोगे, तो ये तो आप सीख ही चुके हो, कोई भी चीज वाइब्रेट करती है जब हम उसको फोर्सेस देते हैं। हमने पकड़ के फोर्स दिया था ऐसे, पाइप थी, वो ट्यूनिंग फॉर्क लेके आए थे पास में। तो किसी भी स्ट्रक्चर को, जब तुम किसी भी स्ट्रक्चर की ना अपनी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है। जब अब इसके और डिटेल में जाने के लिए आप आगे पढ़ोगे, अगर सिविल इंजीनियरिंग करेगा कोई तो ये सब पढ़ेगा, और उसको ऐसे नहीं नाक मुंह चढ़ा के देखना हम तो कंप्यूटर साइंस करेंगे और ऐसे वैसे है। वो सब भी बहुत इंटरेस्टिंग एरियाज है, थोड़ा सा लोगों का ध्यान उधर से हट चुका है। दे आर ऑल्सो इन इट सेल्फ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रक्चर की वाइब्रेट करने की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती है। अगर आप मान लो एक स्ट्रक्चर है, उसकी वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसीज हैं 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 150, 200, 250, 300। अगर तुम उसको 50 हर्ट्ज पे ही वाइब्रेट कराओगे तो प्रॉपर वाइब्रेशंस देगा। 60 हर्ट्ज पे कराओगे तो वाइब्रेट करेगा, जितनी फ्रीक्वेंसी पे तुम चाहोगे उतने पे ही वाइब्रेट करेगा, बट वो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड लार्ज नहीं होगा। बिल्डिंग है कोई, मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक, अर्थक्वेक आया, इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसीज जो थी, अर्थक्वेक के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी मैच कर गई, तो इसके वाइब्रेशंस लार्ज होंगे। अब लार्ज वाइब्रेशंस होंगे तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर ये स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे फिक्स है, दोनों एंड्स पे फिक्स है, ठीक, मैं, मेरी मर्जी है, मैं इसको जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराऊं ये करेगा। तो फिर मैं बात नहीं करूंगा नेचुरल, मैंने इसको 10 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कराया तो 10 पे वाइब्रेट करेगा, मतलब इसके सारे पार्टिकल 1 सेकंड में 10 बार अप एंड डाउन मूव करेंगे। ठीक, तो मैं इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क टच करा के या कैसे भी तो वाइब्रेट करवा रहा था। होता क्या है, तुम जब इसको वाइब्रेट कराते हो तो वो वाइब्रेशंस जाते हैं इधर, यहां ये फिक्स एंड है, ये भी फिक्स है, तो वो प्रोग्रेसिव वेव जाती है, यहां से रिफ्लेक्ट बैक होके आती है, जाने वाली और आने वाली इंटरफेयर करते हैं और बनती हैं इसमें स्टेशनरी वेव्स। तो मैं इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट करा रहा था, अलग अलग। एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क से जब मैंने इसको वाइब्रेट कराने की कोशिश करी तो इसके वाइब्रेशंस प्रॉपर आए और काफी लार्ज वाइब्रेशंस आए। ऐसे एक टाइम पे रस्सी के सारे पार्टिकल्स ऐसे धीरे धीरे ऊपर गए, फिर ऐसे सारे एक साथ नीचे आए और फिर ये नीचे आए। मतलब जब मुझे ये रस्सी सिंगल लूप में वाइब्रेट होती हुई दिखाई देगी तो मैं कहूंगा कि इस वक्त जिस फ्रीक्वेंसी से तुम इसे वाइब्रेट कराना चाहते हो वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में से एक है। इसकी बड़ी सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सिर्फ एक नहीं है, ये नेचुरल में से एक है। नोड से नोड की दूरी, ये रस्सी की लेंथ है, ये नोड बना, ये नोड बना, नोड से नोड की दूरी कितनी है? एल, सॉरी लैम्डा बाय 2। सो लैम्डा बाय 2 कितना हो गया? एल। सो लैम्डा कितना आ गया? 2L। V इज इक्वल टू क्या होता है? एन लैम्डा, एन इज फ्रीक्वेंसी, एन कितना आ गया? V बाय लैम्डा, तो ये कितना आ गया? V बाय 2L। V कितना है यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। ये मत कहना सर ये तो V तो वेव स्पीड होती है सर, ये तो स्टेशनरी है, ये तो चली नहीं रही। तो ये वेव स्पीड किसकी है? ये वो जो दो कंपोनेंट वेव्स थी जिनके मिलने से ये बनी है, ये उनकी स्पीड थी। तो अगर एक रस्सी अपने दोनों सिरों पे फिक्स तुम्हें ऐसे वाइब्रेट होते दिखे सिंगल लूप में, तो हम कहेंगे ये रस्सी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है और इसे कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज में से सबसे पहली, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कितनी है? V बाय 2L। ठीक, फिर मैंने ट्यूनिंग फॉर्क बदला, अलग फ्रीक्वेंसी, बड़े अजीब सा शेप आया, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। फिर ट्यूनिंग फॉर्क बदला, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराते गए, वही रस्सी है, रस्सी का टेंशन वही है, V नहीं बदलेगा, V इज अंडर रूट T बाय म्यू, V नहीं चेंज होगा। मैं
अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मैं इसे वाइब्रेट करा रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं इसको। जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम फोर्स करोगे ये वाइब्रेट करेगी। लेकिन अब ऐसे ही मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करता गया तो एक बार वही रस्सी है, सब कुछ वही है, रस्सी की लेंथ वही, रस्सी की टेंशन वही, रस्सी में वेव की स्पीड वही। कबीर इधर ध्यान। लेकिन इस बार ये रस्सी मुझे दो लूप में वाइब्रेट होती हुई दिख रही है, ऐसे और ऐसे, दो लूप में। तो अब मैं कहूंगा λ/2 प्लस λ/2। अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, L। नोड से नोड की दूरी कितनी, λ/2। V इज इक्वल टू क्या आ गया, n लैम्डा। n कितना आ गया, V बाय लैम्डा, दैट इज V बाय L। इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स V बाय 2L। इस केस में और उस केस में क्या चीजें सेम है, वेव की स्पीड सेम है ना। क्या फर्क है, अलग फ्रीक्वेंसी। अब वही रस्सी इस फ्रीक्वेंसी के मुकाबले दुगनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। क्यों, हम करा रहे हैं वाइब्रेट उसको, और वो फ्रीक्वेंसी उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी में से एक थी। ऐसे ही 3 लूप आएंगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। n लूप्स आएंगे, इसको फ्रीक्वेंसी को न्यू कर देना बेशक, क्योंकि n हम यूज करेंगे फॉर n लूप्स। फ्रीक्वेंसी का सिंबल चेंज कर लो, यहां पे न्यू कर दो, न्यू टाइम्स लैम्डा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब V बाय 2L, 2 टाइम्स V बाय 2L, 3 टाइम्स V बाय 2L, 4 टाइम्स V बाय 2L, n टाइम्स V बाय 2L। लावण्या ये क्या है, क्या है, एक रस्सी जो दोनों सिरों पर फिक्स है, जिसमें वेव v स्पीड से प्रोपगेट कर सकती थी, प्रोग्रेसिव, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की सीरीज है। सब उड़ गया होगा, अगले साल देखना, बात करेंगे तो मैं शायद याद हो। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की सीरीज है। अगर आप इस रस्सी को इनमें से किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराओगे तो एम्पलीट्यूड्स प्रॉपर आएंगे, नहीं तो बड़ा अजीब ही शेप बनेगी रस्सी की, बहुत अजीब। ठीक है, इन्हें कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। इनमें सबसे पहली को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, अभी गौर से सुनना, व्हाट डू वी मीन बाय ओवरटोन्स एंड हार्मोनिक्स, जैसे एन आइडिया, तुमने तो पढ़ा ना, तुम कह रहे थे व्हाट डू यू मीन बाय ओवरटोन। ये ध्यान से समझ लो, और कोई जल्दी नहीं है, वैसे आज खत्म हो जाता, बट चलो कोई नहीं है, मंडे को मैं फिनिश कर दूंगा, आपको समझ आना दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरटोन्स एंड हार्मोनिक्स। घुमा रहे हो, ओवरटोन्स, आप किसी भी स्ट्रक्चर की सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के ऐसे सीरीज बनाओ। सीरीज के पहले टर्म को क्या कहेंगे, फंडामेंटल, दूसरे टर्म को फर्स्ट ओवरटोन, तीसरे टर्म को सेकेंड ओवरटोन, nth टर्म को n-1th। वो टर्म की वैल्यू क्या है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। जैसे इस सीरीज का फंडामेंटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा टर्म है। चौथा टर्म फंडामेंटल का 4 गुना है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, वो 5 गुना होता, 10 गुना होता, चौथा टर्म है ना, थर्ड ओवरटोन है बस। क्योंकि पहले टर्म को नाम क्या दे दिया, फंडामेंटल, तो दूसरे को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। अब ये नॉमेनक्लेचर ऐसे बना हुआ है, इसमें कोई साइंस का लॉजिक नहीं है। कल को मतलब चेंज हो जाए, चीजें बदल दी, नया नॉमेनक्लेचर कन्वीनियंस के, क्योंकि ये अजीब है बड़ा। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा nth ओवरटोन, तो क्या होगा, n+1th टर्म, और n+1th टर्म तुम निकाल लोगे। समझ आ रही है बात। ओवरटोन से मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी वैल्यूज हो, मान लो कोई स्ट्रक्चर है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है 7 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज एंड सो ऑन। कोई भी एक स्ट्रक्चर है, उसकी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है। मैं कहूंगा चौथा ओवरटोन, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, अच्छा चौथा ओवरटोन मतलब उन नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का 5वां टर्म, तो 5वां टर्म 30 हर्ट्ज। वो कितना है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, वो 30 था, 40 था, मुझे परवाह नहीं है। ये 30 हर्ट्ज की जगह अगर 40 भी होता, मैं इसी को बोलता चौथा ओवरटोन। ओके, अब हार्मोनिक्स सुनो, हार्मोनिक्स नाम कैसे पड़ा,
हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का कितने टाइम्स है। जैसे अब मुझे सीरीज का कौन सा टर्म है उससे परवाह नहीं। जैसे ये है, ये फंडामेंटल का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो इसको मैं बोलूंगा फोर्थ हार्मोनिक। ये फंडामेंटल का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, थर्ड हार्मोनिक। ये ज्यादा आसान है। हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का मल्टीपल, ओवरटोन मतलब सीरीज का अगला टर्म, बस दैट्स ऑल। अनुष्का बेटे ये क्या है, ये क्या है, n माइनस वनथ ओवरटोन है और nth हार्मोनिक है। भव्य एक बार रिपीट करो, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक्स? का मल्टीपल, सातवां हार्मोनिक। तो तुम रिकॉल करो फंडामेंटल क्या था, v/2l, उसका 7 टाइम्स, 7 टाइम्स v/2l। आठवां हार्मोनिक 8 टाइम, मेरे को मतलब नहीं है सीरीज क्या है क्या, मेरे को मतलब नहीं है, v/2l का 8 गुना, 8 टाइम्स v/2l। मैंने कहा आठवां ओवरटोन, तो सीरीज का 9th टर्म। तो अब तुम पूरी सीरीज देखो और 9th टर्म क्या बनेगा चेक करो, ठीक है, नोट करो। ये सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हैं, ये ऑल आर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। डिफाइन मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये स्ट्रक्चर के वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड इज लार्ज, ठीक है, ये लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करता, बट वो वाइब्रेशन बड़े अजीब से आते, प्रॉपर वाइब्रेशंस ना आते, कुछ भी हो सकता है, वो इररेगुलर है तो उसको कोई हम डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं, हर एक के लिए अभी नहीं बनेगी। अभी देखो, अगर वो स्ट्रिंग दोनों सिरों पे फिक्स है तब बनेगी। मान लो एक सिरे पे फिक्स हो, एक सिरे पे फ्री हो, जैसे वो रॉड लगा दी थी मैंने, अभी रिंग लगा दी थी, तो बनेगी फंडामेंटल v/4l। ये तो स्टेशनरी है सारी, ये सारी स्टेशनरी है सब, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा ना प्रोग्रेसिव का, तो अल्टीमेटली तो स्टेशनरी वेव ही सर्वाइव करेगी। प्रोग्रेसिव तुमने पहली बार भेजी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद तो ओवरलैप करके स्टेशनरी ही बनाएगी। ये पहचान के इनको बाकियों से कंपेयर किया ना, बाकी मैंने दिखाए नहीं, वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो अगर वो दिखाता तो तुम कंपेयर कर पाते, अच्छा ये तो बड़े अजीब सा एम्पलीट्यूड आ रहा है, अजीब से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड्स है। तो 10 इंटू v/2l हो गया तो वो 10th हार्मोनिक हो जाएगा, लेकिन रहेगा फर्स्ट ओवरटोन ही, क्योंकि वो सीरीज का दूसरा टर्म है, हार्मोनिक 10th हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक है ही नहीं इसमें। लेट मी कंप्लीट, फिक्स एट वन, फ्री एट अदर, कुछ जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो वो कंपोनेंट वेव की स्पीड, v इज इक्वल टू रूट टी, वी होगा वो स्पीड है, वो गलती से मैंने उसको भी v की जगह न्यू कर दिया, ये स्पीड है। v और न्यू थोड़ा अलग सिंबल ढंग से बना लेना। ये जो सीरीज लिखी है इसके बारे में लिखो, दिस सीरीज रिप्रेजेंट्स, दिस सीरीज v/2l, 2v/2l, 3v/2l, दिस सीरीज रिप्रेजेंट्स, आयुष वीडियो ऑन रहे, series of, this series represents natural frequencies, this series represents natural frequencies of a string
fixed at both ends. This series represents natural frequencies of a string fixed at both ends. आगे लिख लो, हार्मोनिक मीन्स फंडामेंटल ऑफ मल्टीपल. हार्मोनिक मीन्स फंडामेंटल ऑफ मल्टीपल. हार्मोनिक मीन्स मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल. ठीक है, उल्टा बोल दिया था. मल्टीपल ऑफ, उधर ध्यान चला गया था मेरा. मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल. ठीक है, सातवां हार्मोनिक मतलब 7 टाइम्स v/2, ये फंडामेंटल है. एंड ओवरटोन मीन्स नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. ओवरटोन मीन्स नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. Overtone means next term of the series. अब देखना इधर, अगर ये स्ट्रिंग एक सिरे पे फिक्स है, एक साइड ये रस्सी फ्री है, ऐसे है ये रस्सी. एक साइड ये फिक्स है, ये रॉड है, रॉड पर वो रिंग पास कराई हमने, स्ट्रेच करके रखा है इसको. अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट कराएंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे एक पर्टिकुलर टाइम वाइब्रेशंस ऐसे आएंगे. ये रस्सी हमें हाफ लूप में वाइब्रेट होती हुई दिखाई देगी. फिर फ्रीक्वेंसी बदलेंगे और फ्रीक्वेंसी और चेंज करते गए करते गए करते गए. एक बार ये हमें ऐसे 1.5 लूप में वाइब्रेट होती हुई दिखाई देगी, ऐसे एंड ऐसे. फिर 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, ये सब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बनेगी. इस बारी ये नोड, ये एंटी नोड, तो ये लेंथ कितनी आ गई, λ/4 इज इक्वल टू एल. तो इस बार लैम्डा कितना आ गया, 4l. v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू कितना आ गया, v/4l. यहां चेक करोगे, यहां पे फ्रीक्वेंसी आएगी 3 टाइम्स v/4l, मतलब सेकेंड हार्मोनिक इज मिसिंग. सेकेंड हार्मोनिक इसमें होता ही नहीं. इसकी सीरीज का जो दूसरा टर्म है वो फंडामेंटल का 3 गुना है. तो इसकी जो सीरीज बनेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की, वो v/4l, 3 टाइम्स v/4l, 5 टाइम्स v/4l. nth टर्म क्या बनेगा, nth टर्म ये दूसरा टर्म है, तो दूसरा टर्म में 3 आ रहा है, तो nth टर्म में 2n-1 आएगा. ये दूसरा टर्म है ना बेटा, तो 2n -1 टाइम्स v/4l, ये सीरीज बनेगी. ठीक, अगर मैंने आपसे कहा ओवरटोन, तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है 3 का मल्टीपल है 5. तुम्हें क्या बोला, ओवरटोन, तो तुम बताओगे सीरीज का अगला टर्म. मैंने कहा तीसरा ओवरटोन बताओ, तो ये रहा फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, तो थर्ड ओवरटोन क्या होगा, 7v/4l. आराम से दिमाग में उतारो, ये सैटरडे संडे रिवाइज करो, मंडे में टेस्ट लूंगा, ये सब छोटे छोटे सवाल पूछूंगा आपसे. ठीक है कबीर, ये क्या है, ये कौन सा ओवरटोन है, तुम बताओगे, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी. ये ओवरटोन कौन सा है, बस गिर पड़े इतने में ही. वंश, ये कौन सा ओवरटोन है, ओवरटोन. गविष्ट, ये कौन सा ओवरटोन है, प्रॉब्लम लाइज हेयर ओनली. जितना मर्जी पढ़ लो, लॉजिकली दिमाग चला के नहीं आंसर दोगे बेटे कबीर, गड़बड़ होगी. क्या, पहले देखो मेरा सवाल है, अब लॉजिक बिठाओ.
प्लीज अपने दिमाग को वैसे ट्रेन करो, नहीं करते तुम लोग। बस कुछ भी सोचे। क्या बोला मैं? ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब सीरीज का टर्म। सर ने बोला ये कौन सा है टर्म, आप चेक करो ये टर्म कौन सा है, ये nth टर्म है सीरीज का, तो ये n-1th ओवरटोन है। ये सीरीज का कौन सा टर्म है? nth टर्म नहीं है, तो nth टर्म है तो ओवरटोन कौन सा होगा? n-1th। सीरीज का तीसरा टर्म सेकेंड ओवरटोन होता है। चल फिर से बता, एक बार और मौका दे रहा हूं, ये हार्मोनिक कौन सा है? लॉजिक लगा के आराम से, ये हार्मोनिक कौन सा है? हार्मोनिक कौन सा है तरन? 2n-। हार्मोनिक कैसे देखते हैं? फंडामेंटल का कितना मल्टीपल है? ये फंडामेंटल का 2n-1 टाइम्स है, तो 2n-1 हार्मोनिक है। ये कौन सा हार्मोनिक है? चल कबीर बता। थर्ड हार्मोनिक है। इवन हार्मोनिक्स आर, देख कोई बात नहीं बेटे, प्रेशर में नहीं आना है, नेवर। यू ऑल आर यूनिक इन सम वे और द अदर, उसे पहचानो लॉजिकली। चीजों जब पढ़ाई की बात आए, जेई की तैयारी की बात आए, यू हैव टू बी हाईली लॉजिकल। अगर तुम वो नहीं हो, अपना नुकसान कर रहे हो, समझो। तेरा ध्यान टाइम पे है, बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्लास छोड़ो सर, हम चले। क्यों तैयारी कर रहे हो यार फिर जेई की? मखौल बनाया हुआ है। ऐसे बेटा नहीं होगी, ऐसे 300 में से मान के चल 100 120 नंबर, बस दैट्स ऑल। तू कहेगा मैं खुश हूं सर, मुझे पैक में मैकेनिकल मिल जाएगी, इसमें आई एम हैप्पी। खुश है? नहीं बता दे, खुश है? कट्टो कट, तो कट्टो कट तू 200 नंबर लाने पड़ेंगे तुझे, 180 90 200 कट्टो कट। हाँ रहने दो, मुझे सब पता है। तुम्हारी नजरें ऐसे गई थी उधर, वहां पे तुम क्या चूहे को ढूंढ रहे थे? कहा है वो? इधर है, इधर ध्यान दो। तो प्लीज बेटे कबीर, आप सबको मैं समझा रहा हूं, बात को समझो लॉजिकली। नहीं समझ आ रहा, खोलो यूट्यूब, लेक्चर सुन लो। अरे भैया सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर नोट्स बनाओ उसको लॉजिकली। अब तुम दोनों का देख गलत बात है, फिर मैं नॉट टोकूं तो क्या करूं? दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हो, ठीक है? नोट करो इसको, समझाओ यार समग्र थोड़ा बेटा, समझाना ब्रेक टाइम पे, ठीक है? थोड़ा नोट करो जल्दी। सर कैन यू प्लीज टेल अगेन हाउ डिड द लैम्बडा इक्वल टू 4l? लैम्बडा अब इंग्लिश में बच्चे कैसे लिखेंगे? LAMB। बेटा ये नोड है अधिराज, ये एंटी नोड है। एक नोड से अगले नोड तक की दूरी होती है लैम्डा बाय 2, नोड से एंटी नोड तक की दूरी होती है लैम्डा बाय 4। अधिराज एक नोड से नेक्स्ट नोड तक की दूरी लैम्डा बाय 2, बट नोड से अगला एंटी नोड दैट इज लैम्डा बाय 4। जैसे यहां पे देख, यहां से यहां तक की दूरी होगी लैम्डा बाय 2, यहां से यहां तक की दूरी होगी लैम्डा बाय 4, तो टोटल कितना आ गया? 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल। तो लैम्डा कितना आ गया? 4l बाय 3। तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू कितना आ गया? v बाय लैम्डा, और लैम्डा है 4l बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स v बाय 4l। अदराज क्लियर है बेटे? ठीक है, बोल दिया अगर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है एक रस्सी, अगर एक सिरे पे फिक्स एक सिरे पे फ्री, तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की सीरीज लिखो। मंडे टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो वेव्स एंड साउंड का सारा कुछ, और न्यूमेरिकल्स नहीं करने पड़ेंगे। क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, मैं क्वेश्चन इन्हीं में से यही सब पूछूंगा। सातवां हार्मोनिक बताओ, nth हार्मोनिक बताओ, ये बताओ वो बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक? सो राइट, दिस सीरीज represents this series represents natural frequencies. This series represents natural frequencies of a string
fixed at both ends, sorry, fixed at one end and free at other. This series represents natural frequencies of a string fixed at one end and free at other. ठीक, इसके लिए लिख लो ये टर्म 2n-1 टाइम्स v/4l क्या है n, दिस इज n-1th ओवरटोन एंड 2n-1th हार्मोनिक. ठीक है कबीर, ये क्या है बेटे, कौन सा हार्मोनिक है ये, और ओवरटोन कौन सा है, शाबाश. ठीक है, देख किसी को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ गई उसको रिवाइज करना जरूरी है. ये सेकेंड ओवरटोन है और फिफ्थ हार्मोनिक, और यहां पे लिख लेना इवन ओवरटोन्स आर मिसिंग. क्या मैंने सही बोला वंश, मैंने सही बोला? इवन, रुक जाओ ना, नो सर, जाने दो अभी. इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग. ओवरटोन मिसिंग का क्या मतलब होता है, उसमें तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि मल्टीपल है किसी का, वो तो सीरीज के अगले टर्म को नाम देते जा रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा. इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग. प्रॉब्लम समझो बेटे, प्रॉब्लम इज योर कॉन्सेंट्रेशन, नॉट यू, मैनी, तुम पकड़े गए, सबसे आगे बैठे हो. प्रॉब्लम इज आपका लॉजिकली ना सोचना. ओके सर, ठीक है, डन, बिना दिमाग चलाए. ओके सर, बढ़िया है, आ गया समझ में सर. कुछ नहीं समझ में आया, आपने अपना दिमाग उस पर प्रोसेस करा ही नहीं, उसे प्रोसेस करो, सोचो समझो, ओवरटोन्स क्या, हार्मोनिक्स क्या. अगले साल फिर मुझे पता है ये चैप्टर फिर से बताना पड़ेगा, 7 8 10 बच्चों को छोड़ के बाकी सब हाँ सर कुछ तो था, कुछ ओवरटोन हार्मोनिक हुआ करता था, ऐसे होगा. अब यार नॉर्मली मैं इसको फर्स्ट टर्म बोल रहा हूं तो इसलिए 2n-1 किया है. ये क्या होता है जीरो टर्म, ये कभी पढ़ा है? नहीं, एपीजीपी पढ़ लिया, फंडामेंटल बोलते हैं उसको. और ये नहीं, टर्म तुमने बोला सर, टर्म 2n+1 कर दो nth को, फिर ये जीरो टर्म बोलोगे तुम, इसको जीरो टर्म बोलेंगे. मंडे टेस्ट के लिए यहां तक रिवाइज करो, थोड़ा सा रह गया है, बीट्स वाला पार्ट रह गया है. ठीक है, दैट वी विल फिनिश. और बीट्स, BEATS, तुम क्या समझे? ठीक है, वो डिस्कस करेंगे. एंड देन टेस्ट. ठीक है, पूरा वेव्स एंड साउंड थॉरो रिवाइज. डाउट्स पेंडिंग है मुझे पता है, वो एक साथ कर लेंगे हम, है ना. आप इस चैप्टर के थ्योरी को कम से कम रिवाइज करके रखो अच्छे से. ओके बेटे, कर लेंगे अविराज, मैं छोड़ूंगा नहीं, डाउट्स करवा दूंगा मैं.